नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 7 मार्च 2023 और स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। आज टोटल 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे डिटेल से। सबसे पहले आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इंडिया जर्मनी रिलेशनशिप। दूसरे नंबर पे आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे आज डिजिटल जेंडर गैप से संबंधित लाइव मिंट का वो आर्टिकल है। इसके बाद लास्ट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे आज। लास्ट आर्टिकल कौन सा था? लास्ट आर्टिकल था टी इंडस्ट्री से संबंधित, चाय की जो इंडस्ट्री है हमारे देश में। इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे, ना कि ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव से, जैसे कि चाय किस कंडीशंस में उगती है वो सब नहीं, थोड़ा इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव से ज़्यादा डिस्कस करेंगे। डिस्कशन हम स्टार्ट करें उससे पहले कोट देख लीजिए। द फिलोसफी ऑफ स्कूल रूम इन वन जनरेशन विल बी द फिलोसफी ऑफ गवर्नमेंट इन द नेक्स्ट। डिस्कस करना है आज। देखो, स्कूल रूम में जो फिलोसफी है ना, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी, तो वही फिलोसफी आने वाले समय में आपको गवर्नमेंट की देखने को मिलेगी अगली जनरेशन में। जैसे देखो, इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है हमारे देश में आज़ादी की लड़ाई जो फ्रीडम फाइटर्स लड़ रहे थे ना, ज़्यादातर वो वकील थे, बैरिस्टर थे, एडवोकेट थे। बाद में जब संविधान बना, आप देख सकते हैं संविधान कैसे बना। संविधान की लैंग्वेज भी ज़्यादा लीगल है। संविधान में फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी, इंटीग्रिटी, इन सब पे बहुत फोकस किया गया है। वो इसी का नतीजा है कि ज़्यादातर जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो वकील थे। अगर आज देखो स्कूल की क्लासरूम में फिलोसफी अच्छी नहीं है, तो कल को फिर जो गवर्नमेंट आएगी ना, वो भी उसी फिलोसफी पर आधारित होगी, वो भी ठीक से काम नहीं करेगी। समझ गए? सबसे फेमस कोट है ना कि किसी भी देश की जो डेस्टिनी है ना, वो कहाँ पे डिसाइड होती है? वो क्लासरूम्स में डिसाइड होती है। क्योंकि आज के जो बच्चे हैं कल के वो लीडर्स हैं। उन्हें जो कुछ आज हम सिखा रहे हैं, कल को हमारा समाज वैसे ही बनने वाला है। तो ये कोट आप फर्दर एक्सपेंड कर सकते हो। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल इंडिया जर्मनी रिलेशनशिप से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। क्या कंटेक्स्ट है? कंटेक्स्ट ये है, जर्मनी के जो चांसलर है ना, ओलाफ सोल्ज, ये जो तस्वीर आप देख रहे हो, ये 2 दिनों की भारत यात्रा पर आए, 25 फरवरी और 26 फरवरी को। तो उस लिहाज से इंडिया जर्मनी की रिलेशनशिप डिस्कस की गई है इस आर्टिकल में। वैसे देखो, अक्सर हम यूरोप में ना, जब इंडिया की रिलेशनशिप की बात करते हैं ना, तो ज़्यादा चर्चा होती है इंडिया फ्रांस रिलेशनशिप की। मतलब इंडिया जर्मनी जो रिलेशनशिप है ना, उतनी ज़्यादा मजबूत नहीं हो उसकी जितनी कि इंडिया और फ्रांस की रिलेशनशिप मजबूत हुई। लेकिन अब जर्मनी की जो प्रायोरिटीज हैं वो चेंज हो रही हैं, जिसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है यूक्रेन और रशिया का वार। अभी तक ना जर्मनी का ज़्यादा फोकस हुआ करता था किस पर? चाइना पर। उसका भी रीजन है। उसका रीजन ये है, आप ध्यान से सुनिएगा। आपको पता है सेकेंड वर्ल्ड वार में ना हिटलर जर्मनी से थे। जर्मनी ने सेकेंड वर्ल्ड वार में हिस्सा लिया था। पूरे वर्ल्ड को भारी नुकसान झेलना पड़ा सेकेंड वर्ल्ड वार की वजह से, और जर्मनी की काफ़ी थू हुई थी क्योंकि हिटलर चला रहे थे जर्मनी को। तो उसके बाद ना, सेकेंड वर्ल्ड वार के ख़त्म होने के बाद हिटलर की तो डेथ हो गई। जर्मनी ने ना पैसिफिस्ट अप्रोच अपना ली। जर्मनी ने यह डिसाइड कर लिया कि अब मिलिट्री, युद्ध, इन सब चीज़ों से हम दूर रहेंगे, हम फोकस करेंगे इकोनॉमी पर। और इसका नतीजा भी निकला। आज के समय में देखो, जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर है। लेकिन अब ना धीरे धीरे जर्मनी की भी प्रायोरिटीज चेंज हो रही हैं। जब तक जर्मनी इकोनॉमी पे फोकस कर रहा था, पिछले कुछ सालों में चाइना के साथ जर्मनी की रिलेशनशिप बहुत मजबूत हो गई, क्योंकि चाइना एक बहुत बड़ी मार्केट भी है और मैन्युफैक्चरिंग हब भी है। लेकिन अब जिस प्रकार से एकदम से रशिया ने यूक्रेन के ऊपर वार किया ना, युद्ध स्टार्ट कर दिया, तो जर्मनी को यह रियलाइज हुआ, हम जो ये पूरी तरह से इकोनॉमी केंद्रित अप्रोच फॉलो कर रहे थे, ये अप्रोच कहीं ना कहीं सही नहीं है। हमें अपनी सिक्योरिटी की भी चिंता करनी चाहिए। तो इसे बोला गया, मतलब रशिया का यूक्रेन के ऊपर अटैक, इसे बोला गया जीटन वेंडे। जीटन वेंडे जर्मन वर्ड है, इसका मतलब है इंग्लिश में टर्निंग पॉइंट। मतलब रशिया का यूक्रेन के ऊपर अटैक करना, ये जर्मनी की पॉलिसी के लिए ना एक प्रकार से टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। अब जर्मनी ने यह डिसाइड कर लिया है कि वो अपनी जीडीपी का 2% खर्च करेगा डिफेंस पर, स्पेशल फंडिंग देगा, ताकि
देश की जो मिलिट्री है उसे मजबूत किया जा सके। मतलब अब जर्मनी ने भी अपनी पैसिफिस्ट अप्रोच, पीस पर ध्यान देने वाली अप्रोच जो है वो त्याग दी है और मिलिट्री पर ध्यान देने लगा है इवन जर्मनी भी। अब बात करते हैं इंडिया जर्मनी रिलेशनशिप का क्या स्कोप है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोविड-19 की महामारी की शुरुआत हुई चाइना से और अब चाइना रशिया का बहुत ज़्यादा साथ दे रहा है। तो ना जर्मनी नाम अभी तक उन जर्मनी की जो चाइना के साथ में ट्रेड लिंकेजेस थी ना, मतलब बहुत सारी चीज़ें जैसे चाइना से इंपोर्ट कर रहा था जर्मनी, बहुत सारी चीज़ें चाइना को एक्सपोर्ट कर रहा था जर्मनी। तो अब ना जर्मनी ये चाहता है सप्लाई चेन्स को डाइवर्स किया जाए, मतलब चाइना के ऊपर जो डिपेंडेंस है ना उसे ख़त्म किया जाए। अब है तो जर्मनी वेस्टर्न कंट्री ही, देर सवेर बात तो देखो यूएसए की ही मानेगा, नाटो का भी पार्ट है जर्मनी। तो यूएसए के कहने पर मान लीजिए या फिर उसे अपने से रियलाइज हुआ मान लीजिए, जर्मनी भी अब चाइना का अल्टरनेटिव खोजने लगा है इंडो पैसिफिक रीजन में। जर्मनी ये भी चाहता है इंडो पैसिफिक रीजन में स्टेबिलिटी रहनी चाहिए और चाइना जो एग्रेसिवनेस शो करता है ना वो ना नहीं होना चाहिए। इसलिए चाइना के अल्टरनेटिव के तौर पर जर्मनी अब जापान को देखने लगा है, इंडिया को देखने लगा है। जैसे चांसलर बनने के बाद वो 2021 में जापान की यात्रा पर गए थे, बाद में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को भी इनवाइट किया 6th इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशंस टू बर्लिन के लिए। ओवरऑल पॉइंट देखो ये निकलता है, इंडो पैसिफिक रीजन के लिए जो जर्मनी की स्ट्रेटजी है ना उसमें इंडिया एक की प्लेयर है, इंडिया एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में राइटर ये बोलते हैं, जर्मनी के चांसलर ने एक इंटरव्यू दिया था हाल ही में जिसमें उन्होंने ना ये बताया कि जर्मनी की इंटेंशंस हैं कि वो इस इंडो पैसिफिक रीजन में ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करना चाहते हैं, स्ट्रेटेजिक इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं, अपनी मिलिट्री को यहाँ पर डिप्लॉय करके इस रीजन में, इंडो पैसिफिक रीजन में। पॉइंट समझ गए आप? मतलब उनके चांसलर ने ये बोला कि इंडो पैसिफिक रीजन में जर्मनी जो है वो स्ट्रेटेजिक इन्वॉल्वमेंट चाहता है अपनी मिलिट्री को यहाँ पर डिप्लॉय करके। सिंबॉलिक इंडिकेशन के तौर पर 2021 में जर्मनी ने अपना एक जहाज भेजा था फ्रीगेट बेयन, जिसका स्टॉप मुंबई में था जनवरी 2022 में। तो ये ना अपना जहाज यहां पर भेजना एक प्रकार से इंटेंशंस को शो करता है कि जर्मनी भी इंडो पैसिफिक रीजन में स्ट्रेटेजिकली इन्वॉल्व होना चाहता है। इसके साथ एक एग्रीमेंट साइन हुआ कि इंडिया जर्मनी किसी तीसरे देश के साथ मिलके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लॉन्च करेगा। फॉर एग्जांपल देखो श्रीलंका में इंडिया जर्मनी मिलके श्रीलंका में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च करेगा। उसी प्रकार से एक और एग्जांपल, इंडिया जर्मनी मिलके नेपाल में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च करेगा। तो इस प्रकार से इंडिया और जर्मनी आपस में मिलके तीसरे कंट्रीज में, तीसरा कंट्री कोई भी हो सकता है, श्रीलंका, नेपाल, वहां पर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चलाएंगे, उनको इस्टेब्लिश करेंगे। जैसे देखो अब इंडिया अपनी मिलिट्री डिपेंडेंस को खत्म करना चाहता है रशिया के ऊपर से। आज के समय में तो इंडिया बहुत कुछ रशिया से इंपोर्ट करता है, लेकिन अब इंडिया चाहता है रशिया के अलावा दूसरे देशों से भी कुछ ना कुछ इंपोर्ट किया जाए, रशिया के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड ना होया जाए। तो इसके लिए जर्मनी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंडिया का डिफेंस पार्टनर साबित हो सकता है। हाल ही में जो मीटिंग हुई थी दोनों देशों के प्रीमियर्स के बीच में, ये डिसाइड हुआ, इन बातों पर चर्चा हुई कि मिलिट्री हार्डवेयर को मिल के डेवलप किया जाएगा। इसके अलावा टेक ट्रांसफर पे भी काम किया जाएगा। जर्मनी इंडिया को कुछ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर सके। चर्चा एक $5.2 बिलियन की डील पर भी हुई, जिसके तहत जर्मनी और इंडिया मिलके 6 कन्वेंशनल सबमरीन्स इंडिया में तैयार करेंगे। इसके अलावा देखो अपनी तरह की पहली फ्रांस, इंडिया और जर्मनी 3 देशों की मिलके मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट होगी 2024 में। जर्मनी देखो G4 का भी पार्ट है। G4 में वो देश हैं जैसे जर्मनी, ब्राज़ील, जापान, इंडिया, जो सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट चाहते हैं। इसके लिए पिछले साल जब जर्मनी में समिट ऑर्गेनाइज हुआ था ना G7 का, उस समिट में हिस्सा लेने के लिए जर्मनी ने इंडिया को भी इनवाइट किया था। इसके बाद आर्टिकल में ये कहा जाता है, देखो जर्मनी यूरोपियन यूनियन में इंडिया का लार्जेस्ट इकोनॉमिक पार्टनर है और दूसरी तरफ इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने के लिए काफ़ी समय से नेगोशिएशंस चल रही हैं। तो जर्मनी के चांसलर जब भारत की यात्रा पर आए तो उन्होंने बोला कि वो भी पर्सनली इन्वॉल्व होंगे
ये देखने के लिए कि नेगोशिएशन अभी तक क्यों चल रही है, अभी तक यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन क्यों नहीं हो सका है। नेक्स्ट चीज देखो, जर्मनी ना क्लीन टेक्नोलॉजी के मामले में, ग्रीन टेक्नोलॉजी के मामले में काफी आगे है और इंडिया को आपको पता है ग्रीन टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है ताकि एमिशंस को कम किया जा सके। तो ये एक ऐसा एरिया है जहां पे दोनों देशों का बीच में कोऑपरेशन काफी ज्यादा हो रहा है। जर्मनी के पास महारत है ग्रीन टेक्नोलॉजी में और इंडिया को ग्रीन टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है। नेक्स्ट चीज, जर्मनी को ना स्किल मैन पावर की आवश्यकता है, स्किल मैन पावर की कमी है जर्मनी में। और इंडिया में तो आपको पता है डेमोग्राफिक डिविडेंड इंडिया के पक्ष में है, पॉपुलेशन काफी ज्यादा है जिसमें एक बड़ा सेक्शन युवा वर्ग का है। तो इंडिया स्किल्ड मैन पावर प्रोवाइड कर सकता है जर्मनी को। ओवरऑल देखो, लास्ट में कंक्लूजन निकालते हुए यह कहा जाता है, वैसे तो पहले रिलेशनशिप में ज्यादा फोकस इकोनॉमी पर हुआ करता था, बट अब धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त चेंज हुआ है, जर्मनी की प्रायोरिटीज चेंज हुई हैं, इंडो पैसिफिक रीजन में जर्मनी की प्रायोरिटीज चेंज हुई है। तो उस लिहाज से देखें तो अब रिलेशनशिप को ना बाकी एरियाज में भी एक्सपेंड करने का स्कोप काफी ज्यादा है। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया इंडिया जर्मनी रिलेशनशिप से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद देखो, अगला जो आर्टिकल है वो डिजिटल जेंडर गैप को फिल करने से संबंधित है। आप जीएस पेपर 1 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। डिजिटल जेंडर गैप का मतलब क्या है? डिजिटल जेंडर गैप का देखो सिंपल मतलब यह है कि ज्यादा मेन डिजिटलाइजेशन का लाभ उठा रहे हैं एज कंपेरिजन टू वुमेन। कम महिलाएं स्मार्टफोन यूज करती हैं, कम महिलाएं इंटरनेट को यूज करती हैं एज कंपेरिजन टू मेन। तो डिजिटल जेंडर गैप का मतलब है इनइक्वालिटीज, असमानताएं मैन और वुमेन के बीच में। असमानताएं किस फील्ड में? इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को एक्सेस करने के टर्म्स में। समझ गए? मतलब कम वुमेन इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज को एक्सेस कर पा रही हैं एज कंपेरिजन टू मैन। ये वर्ड निकल के आया था 2010 में यूएन वुमेन के समिट में। वहां पे सबसे पहले इस टर्म का इस्तेमाल किया गया था, डिजिटल जेंडर गैप। एक और चीज मैं आपसे पूछूं, डेफिनेशन मान लीजिए आंसर राइटिंग में लिखने के लिए आ जाए, व्हाट इज डिजिटल इक्विटी? डिजिटल इक्विटी का मतलब देखो ये होता है कि ये इंश्योर करना कि हर एक पर्सन के पास में इक्वल अपॉर्चुनिटी हो टेक्नोलॉजी यूज करने की और उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपनी लाइफ को सुधारने की। समझ गए? मतलब डिजिटल इक्विटी में ये इंश्योर किया जाता है हर एक के पास में इंटरनेट की एक्सेस हो और ऐसी स्किल भी हो कि वो इंटरनेट को आसानी से इफेक्टिवली यूज कर सकें। ये मतलब होता है डिजिटल इक्विटी का। अब थोड़ा डेटा है डिजिटल डिवाइड के ऊपर। यूनिसेफ की रिपोर्ट आई थी हाल ही में जिसमें यह बोला गया कि देखो आज के समय में दुनिया में ना 90% जॉब्स ऐसी हैं जिसमें कुछ ना कुछ कंपोनेंट तो डिजिटल का होता ही है। बात देखो वैसे सही भी है, मतलब ऑलमोस्ट हर एक जॉब में आज के समय में डिजिटल का कोई ना कोई कंपोनेंट तो होता ही है। अब देखो दिक्कत यह है, ऐसी जॉब्स फिर उन्हीं के लिए अवेलेबल होंगी जो डिजिटली सक्षम है, जो स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनके पास इंटरनेट है। बाकी लोग तो वंचित रह जाएंगे फिर ऐसी जॉब से। एक रिपोर्ट के अनुसार डेवलपिंग कंट्रीज में सिर्फ 41% वुमेन ऐसी हैं जिनके पास इंटरनेट की एक्सेस है एज कंपेरिजन टू 53% मेन। इसके बाद नेक्स्ट ओईसीडी का डेटा है। ओईसीडी जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ओईसीडी के अनुसार इंटरनेट यूज में जो जेंडर गैप है ना वो बढ़ता जा रहा है। मान लीजिए पहले 50% मैन और 40% वुमेन इंटरनेट इस्तेमाल करती थी, अब ये 10% का गैप है ना बल्कि और ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक ऐसा फील्ड है जो मेल डोमिनेटेड है, सिर्फ 100 में से 15% महिलाएं सॉफ्टवेयर डिजाइनर्स हैं, बाकी तो मैन हैं। अब देखो क्वेश्चन ये उठता है, जो ये जेंडर डिजिटल गैप है ना, इसको अगर फिल किया जाएगा यानी मैन वुमेन को बराबर में लाया जाएगा इंटरनेट के इस्तेमाल करने में, तो इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? इससे देखो वुमेन को फायदा होगा, देश को फायदा होगा। इंडिया की 2025 तक डिजिटल इकोनॉमी कितने वैल्यूएशन की हो जाएगी? $1 ट्रिलियन की। ऑलरेडी देखो वर्ल्ड में टोटल जितनी डिजिटल ट्रांजैक्शंस होती है ना उसका 40% इंडिया में होती हैं। 2022 में 49 बिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शंस इंडिया में हुई।
अब देखो ऐसी सिचुएशन में अगर और ज़्यादा महिलाएं इंटरनेट का इस्तेमाल करेंगी तो वो भी डिजिटल ट्रांजेक्शन्स करेंगी। इससे ना सिर्फ महिलाएं इंपावर होंगी बल्कि देश की इकोनॉमी को भी तो फायदा होगा ना। तो इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट देखने को मिलेगा। हमारे देश में लार्जेस्ट यंग पॉपुलेशन है और जितनी यंग पॉपुलेशन है 50% तो ऑलमोस्ट महिलाएं ही है ना। तो महिलाएं डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा होंगी, उनकी भी जॉब लगेगी तो पॉवर्टी खत्म होगी। तो मतलब मल्टीप्लायर इफेक्ट देखने को मिलेगा अगर महिलाएं डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती हैं। सोशली कैसे फर्क पड़ेगा इसका? देखो महिलाएं जब डिजिटल टेक्नोलॉजीज का डिजिटलाइजेशन का लाभ उठाएंगी तो अपनी डेली जीवन में वो बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स का जो सामना करती हैं। देखो ये तो आप भी इस बात को मानते हैं, अगर महिलाएं जॉब करती हैं, कमाती हैं, तो वो घर में ज़्यादा एम्पावर फील करती हैं, डिसीजन मेकिंग में उनका रोल बढ़ जाता है। तो महिलाएं जब डिजिटलाइजेशन का लाभ उठाएंगी तो डेली लाइफ में, समाज में जो उन्हें प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है ना, कंपैरेटिवली कम सामना करना पड़ेगा। और वुमेन सेफ्टी में भी डिजिटलाइजेशन एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है। महिलाएं अपने पोटेंशियल को अचीव कर सकती हैं डिजिटलाइजेशन की सहायता से। अब इसके बाद बारी आती है चैलेंजेस की। चैलेंजेस क्या क्या हैं? जैसे देखो कोविड-19 की महामारी आई थी, इस महामारी में ना गर्ल्स के बजाय बॉयज़ पे ज़्यादा फोकस किया गया था। जैसे घर में एक स्मार्टफोन है, अब उस स्मार्टफोन को कौन यूज़ करेगा, बॉय या फिर गर्ल? पैट्रियार्कल समाज होने के कारण बॉयज़ की स्टडी पर ज़्यादा फोकस किया जाता है एज कंपेरिजन टू गर्ल्स की स्टडी पर। मतलब यहां पर यही पॉइंट है, पैट्रियार्की के कारण जो गर्ल्स हैं उनकी स्टडी को उतनी तवज्जो नहीं दी जाती जितने की बॉयज़ की स्टडी को दी जाती है। ऑनलाइन एब्यूज़ फेस्ड बाय वुमेन। देखो डिजिटलाइजेशन के कारण जो ऑनलाइन एब्यूज़ है महिलाओं के द्वारा फेस किया जाता है वो भी बढ़ गया है, क्योंकि सोशल मीडिया एनोनिमिटी प्रोवाइड करता है। कोई भी कुछ भी लिख के चला जाता है, रियल नाम नहीं सामने आता, तो महिलाओं के साथ खराब व्यवहार, ये सब चीज़ें भी बढ़ गई हैं। नेक्स्ट पॉइंट, देखो काफ़ी बार ऑनलाइन हरासमेंट होती है ना महिलाओं की, उसका ऑफलाइन इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा गहरा देखने को मिलता है डेली लाइफ में। अब तो देखो जैसे नया टूल आया है चैट जीपीटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ना आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कैसे करती है, शुरू में तो डेटा देना पड़ता है ना, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत बार डिस्क्रिमिनेशन कर लेती है, जैसे वुमेन के साथ में, माइनॉरिटीज़ के साथ में, ब्लैक्स के साथ में। तो ये भी एक चैलेंज है, कंसर्न है। अब बात आती है सजेशंस की। कई बार ना ऐसा हो जाता है, ये देखो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, पिछली स्लाइड्स में मैंने मार्क किया था ना, अब ये मिटता ही नहीं, अगली स्लाइड पर जाऊँगा तब भी यही मार्किंग मिलेगी। पता नहीं कई बार पावर पॉइंट में दिक्कत आ जाती है। खैर सजेशंस क्या है? सजेशंस देखो ये हैं, ये जो डिवाइड है ना इसे एड्रेस करने की आवश्यकता है। इसके लिए सरकार कुछ स्टेप्स ले, महिलाओं को स्किल्स देनी है तो स्किल्स दे, इंटरनेट फैसिलिटीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर अगर क्रिएट करना है सभी जगहों पर, उस पर सरकार काम कर भी रही है लेकिन थोड़ा तेज़ी से करे। मतलब सरकार की पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए कि वुमेन और गर्ल्स हर एक फील्ड में डिजिटलाइजेशन का लाभ उठाएं, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, बैंकिंग, स्किल्स एंड ट्रांसपोर्टेशन। इसके लिए फेवरेबल पॉलिसी इन्वायरमेंट चाहिए। सरकार को 2 कदम आगे जाके काम करना होगा। ओवरऑल सरकार डिजिटलाइजेशन पे काम कर रही है लेकिन महिलाओं पे स्पेशल फोकस करना होगा। स्किल्स की बात है, आज लाइवलीहुड और लाइफ के लिए जिस प्रकार की डिजिटल स्किल्स चाहिए, वार फुटिंग लेवल पर सरकार डिजिटल लिटरेसी प्रोवाइड करे महिलाओं को और गर्ल्स को। ऑनलाइन सेफ्टी वुमेन की इंश्योर करने के लिए सोशल मीडिया जो साइट्स हैं वो एल्गोरिथम पावर इस्तेमाल कर सकती हैं। मतलब उनका एल्गोरिथम ऐसा हो जैसे ही कोई एब्यूज़ करे महिला को तुरंत पकड़ में आ जाए कौन पर्सन है, तुरंत वो हाईलाइट हो जाए और उस पर आवश्यक एक्शन लिया जा सके। क्योंकि देखो जो एजेंसीज हैं वो हर जगह तो नहीं जा सकती ना, इतना कमेंट होते हैं ट्विटर पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पर, हर जगह नहीं जाया जा सकता। तो सोशल मीडिया वेबसाइट्स का जो एल्गोरिथम है ना वो दुरुस्त करने की आवश्यकता है। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है डिजिटल सखीज का, यंग वुमेन जिनको डिजिटल सखी कहा जाता है मध्य प्रदेश में, उन्होंने अपने स्मार्टफोन्स के थ्रू जो डिस्क्रिमिनेटरी सोशल नॉर्म्स है ना उनके खिलाफ आवाज़ उठाई। डिस्क्रिमिनेटरी सोशल नॉर्म्स जैसे ऐसे
समाज की प्रथाएं जिनमें डिस्क्रिमिनेशन होता है महिलाओं के साथ में, उनके अगेंस्ट आवाज उठाई डिजिटल सखीज ने स्मार्टफोन्स की सहायता से। लास्ट में वे फॉरवर्ड में कहा जाता है, जैसे देखो पहले समाज में बहुत सारी सोशल एविल्स हुआ करती थी, जैसे सती प्रथा, उसी प्रकार की एक सोशल एविल है डिजिटल जेंडर गैप। ये इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट भी है और सामाजिक रूप से महिलाओं को पीछे रखता है। तो इसलिए इस गैप को फिल करना जल्द से जल्द बहुत ज़्यादा जरूरी है। और इंडिया के पास फ़ायदा ये है, G20 की प्रेसिडेंसी इस बार इंडिया के पास है, तो इंडिया यूज़ कर सकता है इस प्रेसिडेंसी को, इस साल की प्रेसिडेंसी को वुमेन लेड डेवलपमेंट प्रमोट करने के लिए। वुमेन 20 G20 का ऑफिशियल एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म है जेंडर इक्विटी को प्रमोट करने के लिए। ये प्लेटफॉर्म भी आइडेंटिफाई करता है कि 5 में से एक जो ये प्रायोरिटी है, ब्रिजिंग द जेंडर डिजिटल डिवाइड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, किससे संबंधित, डिजिटल जेंडर गैप से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इंडियन टी इंडस्ट्री से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है, इंडिया ने देखो बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं हमारे देश में टी प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, ताकि इंडियन टी का एक निशे ब्रांड क्रिएट किया जा सके। मतलब वर्ल्ड में इंडिया की टी को अलग से पहचान मिले और टी इंडस्ट्री में जो भी फैमिलीज टी की प्रोडक्शन से जुड़ी हुई हैं उनकी वेलफेयर सुनिश्चित हो। इंडिया देखो वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा टी प्रोड्यूस करने वाला देश है। चाइना के बाद सबसे ज़्यादा जो ब्लैक टी है वो इंडिया में प्रोड्यूस होती है, और टी एक्सपोर्ट करने में इंडिया का नंबर चौथा है। इंडिया ब्लैक टी को कंज्यूम करने वाला सबसे बड़ा देश है, सबसे ज़्यादा ब्लैक टी इंडिया में ही कंज्यूम होती है। और वर्ल्ड टी कंजम्पशन में 18% जो टी कंज्यूम होती है वो इंडिया में ही होती है। ये सारा डेटा एक बार आप देख लीजिएगा, क्योंकि प्री में आजकल यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछने लगी है डेटा बेस्ड, कि इंडिया इस मामले में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाला देश है, कंज्यूम करने वाला देश है, एक्सपोर्ट करने वाला देश है। ये डेटा यूपीएससी को बहुत अट्रैक्ट करता है। मेन सबसे ज़्यादा टी हमारे देश में कहाँ ग्रो की जाती है, नॉर्थ ईस्ट एरियाज में और नीलगिरी की पहाड़ियों में। असम, नॉर्थ बंगाल जैसे दार्जिलिंग की तो चाय कितनी फेमस है, ये जो ग्रीन वाला एरिया है यहाँ पे, और नीचे नीलगिरी की पहाड़ियों में, यहाँ पे टी जो है सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस की जाती है। मार्केट साइज कितना है टी इंडस्ट्री का, 2020 में देखो इंडिया में 10 मिलियन टन टी कंज्यूम की गई थी, और 2022 से 27 के बीच में फर्दर ग्रोथ देखने को मिलेगी। इसमें कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट रहेगी 4.2% की। खैर डेटा हमने काफ़ी डिस्कस कर लिया, अब थोड़ा सा देखो एक्स्ट्रा चीज़ें डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, जीआई टैग प्रोडक्ट, मतलब जीआई मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ये पहला जीआई टैग मिला था दार्जिलिंग टी को, जिसे चैंपियन ऑफ टीज के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि काफ़ी अच्छी सुगंध होती है दार्जिलिंग टी की। इसके अलावा देखो दार्जिलिंग टी की ना 2 अन्य वैरायटीज हैं, ग्रीन टी और वाइट टी, इनके पास भी जीआई टैग्स हैं। इंडिया की जो टी इंडस्ट्री है वो अलग से प्रमोट की जा रही है टी बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा। मतलब जैसे मैन्युफैक्चरिंग में दबदबा रहता है ना चाइना का, मेड इन चाइना, इंडिया फोकस कर रहा है मेक इन इंडिया, तो वैसे ही इंडिया की टी की भी अलग से वैल्यू हो, अलग से इंडिया की टी को पहचान मिले, इस दिशा में टी बोर्ड ऑफ इंडिया काम कर रहा है काफ़ी सालों से। अब बात करते हैं टी सेक्टर से जुड़े इश्यूज का क्या है। स्टीफ कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है दूसरे देशों से, श्रीलंका से, कीनिया से। श्रीलंका की तो बेचारों की इकोनॉमी थोड़ी सी खराब है, कीनिया जैसे देश काफ़ी कंपटीशन दे रहे हैं इंडिया को। वर्ल्ड मार्केट में देखो टी का ना स्टैंडर्ड काफ़ी इंप्रूव हो गया है, बट इंडिया में अभी भी क्वालिटी संबंधित इश्यूज आ जाते हैं। ऑर्गेनिक टी और क्वालिटी एश्योरेंस की जो डिमांड है वर्ल्ड में काफ़ी बढ़ रही है। आजकल सब ऑर्गेनिक चल रहा है ना, तो ऑर्गेनिक टी की डिमांड बढ़ रही है, बट इंडिया अभी उतना आगे नहीं है ऑर्गेनिक टी के मामले में। नेक्स्ट है डिक्लाइन इन प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी। देखो जो टी के पौधे होते हैं ना, उनको हर 5 साल के बाद रीप्लांट करना चाहिए, लेकिन हमारे देश में ना बहुत सारी जगहों पर प्लांटेशंस में पौधे 20-20 साल पुराने हैं, उनको रीप्लांट नहीं किया गया है, क्योंकि रीप्लांट में खर्चा आता है, लेबर इन्वॉल्व होती है। नेक्स्ट, क्लाइमेट चेंज के कारण रेनफॉल काफ़ी इरेगुलर हो गया है, तो इस वजह से भी क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी पर असर पड़ा है।
क्लाइमेट चेंज का एग्जाम्पल कॉमन है, हर जगह आप डाल सकते हो। नेक्स्ट है स्मॉल टी ग्रोवर्स। देखो, एक तो बड़े लेवल पे प्लांटेशन में टी उगाई जाती है, एक छोटे लेवल पर छोटे छोटे खेत हैं, मतलब पहाड़ियों पर जो टी उगती है, छोटे छोटे एरियाज हैं, छोटे छोटे किसान उन्हें उगाते हैं। उनके पास ना इकोनॉमी ऑफ स्केल नहीं होता, उनके पास इतना बहुत ज़्यादा लेबर को देने के लिए पैसे नहीं होते, तो इस वजह से वो पिछड़ जाते हैं ज़्यादा प्रोडक्टिविटी इंश्योर करने में। नेक्स्ट, सम ग्लोबल फैक्टर्स, जैसे देखो रशिया यूक्रेन वार चल रहा है, इसकी वजह से टी की जो डिमांड है वो काफ़ी कम हो गई है। अब लास्ट में बारी आती है सजेशंस की। सबसे पहला सजेशन ये है, सरकार की देखो एक स्कीम है ना, 1 डिस्ट्रिक्ट एंड 1 प्रोडक्ट। ये स्कीम काफ़ी यूजफुल साबित हो सकती है टी को प्रमोट करने के लिए। स्कीम में होता क्या है, एक कोई फ्रूट है, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे एप्पल है। अब कुल्लू जाना जाता है फॉर एग्जाम्पल एप्पल के लिए, तो वहाँ पे एप्पल के प्रोडक्शन से संबंधित या प्रोसेसिंग से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में सरकार मदद करेगी, वहाँ पे वैल्यू एडिशन चेन्स बनाने में सरकार मदद करेगी। तो ये जो स्कीम है ना, काफ़ी यूजफुल साबित हो सकती है टी को प्रमोट करने के लिए। अब एक पॉइंट ये भी है, अगर देखो टी इंडस्ट्री को प्रॉफिटेबल बनाना है, वायबल बनाना है, सस्टेनेबल बनाना है, तो इंडियन जो टी है ना, इसकी सुगंध इंप्रूव करने पर ध्यान देना होगा। एरोमा मतलब सुगंध। नेक्स्ट, जो छोटे छोटे किसान हैं उनको सपोर्ट किया जाए ताकि वो अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकें। एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की आवश्यकता है। और हाई वैल्यू जो मार्केट्स हैं ना, जैसे यूरोपियन यूनियन, कनाडा, साउथ अमेरिका, जहां एक्सपोर्ट करने पर फायदा होगा, जहां पर डिमांड भी ज़्यादा है, तो इन हाई वैल्यू मार्केट्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट, प्रमोट जीआई टी एंड ऑर्गेनिक टी। जो ये जीआई टी और ऑर्गेनिक टी है ना, इसको प्रमोट किया जाए ब्रांड की सहायता से। अभी ना ऑर्गेनिक टी बिकती तो बहुत है, लेकिन ऑर्गेनिक टी के ना बड़े ब्रांड्स नहीं है हमारे देश में। नेक्स्ट है मॉडर्नाइजेशन। सप्लाई नेटवर्क्स को मजबूत किया जाए ताकि जो टी प्रोड्यूसर हैं वो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट हों, किसी और पर निर्भर ना हों, खुद से टी सप्लाई कर सकें जहां पे डिमांड है। ये तब पॉसिबल होगा जब लोकल सप्लाई नेटवर्क मजबूत होंगे। नेक्स्ट है अडेप्टेबिलिटी। अब देखो क्लाइमेट चेंज तो हो ही रहा है, कड़वी सच्चाई है। अब इस सिचुएशन से कैसे टी प्रोड्यूसर निपटेंगे वो जरूरी है। तो रिस्क असेसमेंट होना चाहिए कि क्लाइमेट चेंज की वजह से कितना रिस्क है, उससे कैसे निपटा जाए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया हमारे देश में टी इंडस्ट्री से संबंधित। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। आज हमने 3 इश्यूज को डिटेल से डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।